मूवी की शुरुआत एक सीधे साधे लड़के बैरन से होती है, जिसे भारी मात्रा में कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है। जेल में उसकी मुलाकात उसके नए सेलमेट ऑटिस से होती है। बैरन ऑटिस को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं, लेकिन फिर बातचीत में बैरन को पता चलता है कि ऑटिस एक खूंखार अपराधी है और अब तक 3 बार जेल से सफलतापूर्वक भाग भी चुका है। ये सुनते ही बैरन को एक उम्मीद नजर आती है। वह ऑटिस से गुजारिश करता है कि क्या तुम मुझे जेल से भगाने में मदद कर सकते हो? मुझे कल 3:30 बजे अपनी गर्लफ्रेंड से एक सीक्रेट जगह पर मिलना है। उसकी बातें सुनकर ऑटिस हंस पड़ता है। मुझे पागल समझा है क्या, जो मैं बेवजह अपनी जिंदगी दांव पर लगाऊंगा? पर तभी बैरन उसे एक बड़ा ऑफर देता है। अगर तुम मुझे जेल से भगाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें $2.5 लाख दे सकता हूँ। इतनी बड़ी रकम सुनकर ऑटिस मदद के लिए मान तो जाता है, लेकिन उसके मन में सवाल उठता है कि एक मामूली से लड़के के पास इतना पैसा आया कहाँ से, और ये सब होने के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा? तो बैरन कहता है कि सारा पैसा तुम्हारा ही है, मुझे बस अपने प्यार से मिलना है। ऑटिस मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, पर पहले यकीन दिलाओ कि तुम्हारी बातें सच हैं। तब बैरन उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि यहाँ आने से पहले वह अपने शहर की लोकल पोस्टल सर्विस में काम करता था। जो भी कमाता अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ एडा की दवाइयों पर खर्च कर देता था। उसकी सारी कमाई बस माँ की जिंदगी बचाए रखने की जद्दोजहद में लग जाती थी। लेकिन एक दिन हालात और बिगड़ जाते हैं, जब बैरन के 6 महीनों से बाल नहीं कटवाने की वजह से उसकी बॉस नाराज हो जाती है और इसी मामूली सी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसी दिन घर लौटने पर उसे अपने मेल बॉक्स में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी माँ की दवाइयों की कीमतें फिर से बढ़ा दी गई हैं। बैरन अंदर जाकर अपनी बीमार माँ से मिलता है और प्यार से उनकी देखभाल करते हुए उनकी दवाइयाँ उनकी पसंदीदा मून पाई में छुपाकर उन्हें खिलाता है। फिर मायूस होकर बताता है, माँ, आपकी दवाइयाँ फिर महंगी कर दी गई हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। कुछ दिनों बाद वह नई नौकरी की तलाश में भटकता है, मगर हर जगह से उसे निराशा ही मिलती है। थक हार कर वह एक सुनसान पार्क पहुँचता है और घास पर लेटकर आसमान देखने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक कार आकर रुकती है और कार से गुलाबी बालों और अतरंगी कपड़ों वाली एक लड़की उतरकर मजाकिया अंदाज में उससे कहती है, मुझे लगा तुम मर चुके हो। फिर वह बैरन से पूछती है कि इस छोटे से शहर में करने लायक कुछ मज़ेदार है भी या नहीं। बैरन उदास होकर जवाब देता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये सुनकर लड़की अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। बैरन निराश होकर झूले के स्टैंड पर टहनी मारने लगता है, पर तभी वह लड़की फिर से लौट आती है और बैरन को यूं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते देख उससे इम्प्रेस होती है। बैरन उसे बताता है, शहर छोटा ज़रूर है, लेकिन यहाँ कुछ मज़ेदार जगह हैं। यहाँ एक वॉकिंग ट्रेल है जहाँ लोग वॉक पर जाते हैं। वहाँ रात में आर्माडिलो के रोने की आवाज़ सुनी जा सकती है। यहाँ एक एबैंडन्ड खदान और एक छोटी सी आइसक्रीम शॉप भी है। ये सब सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर मुझे पूरा शहर दिखाओगे? और अपना नाम मार्मालेड बताती है। बैरन भी मुस्कुराकर उसे अपना नाम बताता है। फिर दोनों मार्मालेड की कार में बैठकर मस्ती करते हुए घूमने निकल पड़ते हैं। साथ में आइसक्रीम खाते हैं, हंसी मजाक करते हुए धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। शाम होते होते दोनों जाकर खदान के किनारे रुकते हैं, जहां मार्मालेड बैरन को अपनी जिंदगी की सच्चाई बताती है कि उसकी माँ के किसी और के साथ चले जाने के बाद से उसने ज्यादातर जिंदगी फोस्टर केयर में गुजारी है। बैरन भी उसे अपनी माँ की गंभीर बीमारी और दिन ब दिन उनकी दवाइयों की बढ़ती कीमत के बारे में बताता है और मायूसी से कहता है कि दवा बनाने वाली कंपनियां कितनी लालची हो चुकी हैं, जो ज़रूरतमंदों से भी बेहिसाब कीमत वसूलती हैं। मार्मालेड उसकी बातें ध्यान से सुनती है और कहती है, अगर सिस्टम तुम्हारे लिए फेल हो जाए तो कभी कभी तुम्हें अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ता है। मार्मालेड रात में बैरन के साथ ही रुकने का फैसला करती है। कुछ समय बाद बैरन उसे अपने घर ले आता है, अपनी माँ एडा से मिलवाता है और रहने के लिए अपना कमरा दे देता है, जबकि खुद सोफे पर सो जाता है। यहीं से दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर धीरे धीरे प्यार में बदलने लगता है। मार्मालेड अब बैरन के घर में ही रहने लगती है। अब दोनों मिलकर बैरन की माँ की देखभाल करने लगते हैं, लेकिन दवाइयों का खर्चा उठाना अब भी मुश्किल होता है। कमाई का कोई दूसरा जरिया न होने की वजह से बैरन अपनी माँ एडा की महंगी दवाइयों का इंतजाम करने के लिए सोचने लगता है कि क्यों ना ऊपर का खाली कमरा किराए पर दे दे। मगर तभी अचानक से मार्मालेड एक सुझाव दे देती है, क्यों ना हम एक बैंक लूट लें? ये सुनकर बैरन चौंक जाता है। साथ ही बैरन की कहानी में बैंक लूटने की यह बात सुनकर जेल में बैठा ऑटिस भी हंस पड़ता है और मजाक में कहता है, तो क्या तुम फिर सच में मान गए? बैरन मायूस आवाज में जवाब देता है,
माँ की दवाइयाँ खरीदने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था, इसलिए मैं चोरी के लिए मान गया। इसके बाद मार्मालेड और बैरन पूरे शहर में घूम घूम कर अलग अलग बैंकों पर नजर रखने लगते हैं। आखिरकार वे उस बैंक को चुन लेते हैं जो उन्हें सबसे आसान टारगेट लगता है। दोनों मिलकर बैंक का एक रफ स्केच तैयार करते हैं और अंदर जाने से लेकर बाहर निकलने तक हर कदम की बारीकी से प्लानिंग करते हैं। मार्मालेड बैरन को गन चलाने की ट्रेनिंग भी देती है ताकि जरूरत पड़ने पर वह खुद को संभाल सके। अपने रिश्ते को खास बनाने के लिए दोनों अपने एंकल्स पर टैटू बनवाते हैं। मार्मालेड दिल का टैटू बनवाती है जिसके अंदर बैरन का नाम होता है। वहीं बैरन एक जार वाले टैटू के अंदर मार्मालेड का नाम लिखवाना चाहता है, लेकिन टैटू आर्टिस्ट उसके नाम का पहला आर गलती से छोड़ देता है और टैटू पर मार्मा बनने की बजाय सिर्फ मामा बन जाता है। दोनों उसे बैरन की मां के सम्मान में वैसे ही रहने देते हैं। बैरन अपना यह टैटू जेल में ऑटिस को भी दिखाता है। एक दिन बैरन अपनी मां की देखभाल करते हुए नोटिस करता है कि उनकी कुछ दवाइयां गायब हैं। ये बात उसे बेचैन कर देती है। वह अगले दिन मार्मालेड से भी इस बारे में पूछता है, लेकिन उस समय मार्मालेड चोरी की प्लानिंग में इतनी डूबी होती है कि उसकी बात पर अच्छे से ध्यान ही नहीं देती। कुछ देर बाद मार्मालेड बैरन को अपने साथ ले जाकर लूट के लिए जरूरी सामान की खरीदारी करवाती है। फिर वहीं से लेकर उसे जंगल के अंदर सुनसान जगह पर बने एक पुराने केबिन तक पहुंचाती है। दोनों उस केबिन के अंदर घुस जाते हैं और उसे अपना हाइडिंग स्पॉट बना लेते हैं। वापस लौटते समय रास्ते में बैरन मार्मालेड से जिद करने लगता है कि सच सच बताओ, आखिर तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था और तुम फोस्टर केयर तक कैसे पहुंची। पहले मार्मालेड टालने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार टूट जाती है और रोते हुए बताती है, मैं अपनी असली माँ से अब बात भी नहीं करती, क्योंकि उन्होंने मुझे उस फोस्टर फादर से नहीं बचाया जो मुझे जानवरों की तरह पिंजरों में बंद कर देता था, मुझे केन से मारता था, मेरे साथ बेहद बुरा बर्ताव करता था और बाकी बच्चों के साथ भी वही सब करता था। यह सुनकर बैरन भी भावुक हो जाता है और मार्मालेड को संभालते हुए कहता है, तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूं, इसलिए अब से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। बैरन की ये मासूम बातें सुनकर मार्मालेड के चेहरे पर भी फिर से हल्की सी मुस्कान लौट आती है। इसके बाद दोनों लूट के दौरान चेहरा छुपाने के लिए मास्क खरीदने एक दुकान पर जाते हैं। मार्मालेड 2 महंगे मास्क पसंद कर लेती है, लेकिन बैरन झिझकते हुए कहता है, हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। इतना सुनते ही अचानक मार्मालेड बिना एक पल सोचे अपनी गन निकाल लेती है और कैशियर को लूटने की कोशिश करते हुए उसे मारकर बेहोश कर देती है। बैरन बस घबराकर देखता रह जाता है। मार्मालेड सेफ खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खुलता, तो फिर घबराहट में दोनों वहां से भाग निकलते हैं। इस पूरी घटना के बाद बैरन अपराध बोध से भर जाता है और कहता है, मेरे पास बेसबॉल बैट्स का एक कलेक्शन है, हम उन्हें बेचकर कुछ पैसे जुटा सकते हैं। मगर मार्मालेड उसे समझाती है, हमें बस पहली और आखिरी बार एक बड़ी चोरी करनी है, उसके बाद हम पूरी जिंदगी अपने सपनों जैसा जीवन जी पाएंगे। उसी रात दोनों अपने आने वाले कल के सपनों की बातें करते हैं। माहौल धीरे धीरे रोमांटिक सा होने लगता है, पर तभी अचानक एडा की तेज खांसी सुनाई देती है। मार्मालेड उठते हुए कहती है, मैं जाकर देखती हूँ, अब तो वो मेरी भी मम्मा है, और उनके पास चली जाती है। मगर कुछ ही पलों बाद बैरन को मार्मालेड की रोती हुई चीख सुनाई देती है। जब वह दौड़कर अंदर पहुंचता है तो देखता है उसकी मां मर चुकी है। मार्मालेड फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मैं बस थोड़ी देर के लिए किचन गई थी और जब वापस लौटी तो एडा मरी हुई मिली। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। जेल में बैठा बैरन उस पल को फिर से याद करके फूट फूट कर रो पड़ता है और कहता है, वो लोग बस दवाइयों के दाम बढ़ाते चले गए और मेरी मां मर गई। बैरन की हालत देखकर ऑटिस उसे ढाढ़स बंधाता है और अपनी दर्द भरी सच्चाई बताता है, मेरी अपनी मां भी जिंदगी भर बीमार रही है और सच कहूं तो मुझे ये तक नहीं पता कि वो अब जिंदा भी है या नहीं। ये सुनकर बैरन हैरानी से पूछता है, तो फिर तुमने अपनी मां से मिलना छोड़ क्यों दिया? तो ऑटिस गहरी सांस लेकर जवाब देता है, मेरी मां किंगस्टन जमैका में मेरे बचपन वाले घर में रहती है और हम दोनों का रिश्ता भी काफी उलझा और टूटा सा है। थोड़ी देर बाद दोनों को प्रिजन डाइनिंग हॉल में बुलाया जाता है। खाने के दौरान दूसरे कैदी बैरन को घेर लेते हैं और उसका खाना छीन लेते हैं, यहाँ तक कि जबरदस्ती उसका चेहरा प्लेट में दे मारते हैं। एक कैदी उस पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह वार कर सके ऑटिस बीच में कूद पड़ता है और उसका गला दबोच लेता है। देखते ही देखते पूरे डाइनिंग हॉल में जबरदस्त हंगामा मच जाता है। गार्ड्स फौरन हालात संभालते हुए ऑटिस को हथकड़ी लगाकर एक अलग सेल में ले जाते हैं। यहीं एक बड़ा खुलासा होता है कि असल में ऑटिस कोई कैदी नहीं बल्कि एक अंडरकवर FBI एजेंट है, जिसे खास तौर पर मार्मालेड को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि एजेंसियों को शक है
कि शहर में हो रही तमाम बड़ी बड़ी बैंक रॉबरीज के पीछे उसी पिंक आउटफिट वाली लड़की मार्मालेड का ही हाथ है। इसी वजह से ऑटिस को जानबूझकर बैरन का सेलमेट बनाया गया था, ताकि वह बैरन से मार्मालेड और उसके ठिकाने से जुड़ी जानकारी निकलवा सके। इसी बीच एक वार्डन आकर सूचना देता है कि बैरन इस समय फोन कॉल पर है। यह सुनते ही FBI टीम कॉल को तुरंत ट्रैक करना शुरू कर देती है। कॉल पर बैरन मार्मालेड से कहता है, मैं जल्द ही जेल से बाहर निकल रहा हूं, फिर हम अपनी फेवरेट जगह पर मिलेंगे। यह सुनते ही ऑटिस और पूरी टीम समझ जाते हैं कि यही उनका सबसे बड़ा मौका है। वे तुरंत फैसला लेते हैं कि बैरन को जानबूझकर जेल से भगाया जाएगा, ताकि वह खुद ही उन्हें सीधे मार्मालेड के ठिकाने तक ले जाए। कुछ देर बाद ऑटिस वापस सेल में आता है और बैरन से अपनी आगे की कहानी जारी रखने को कहता है। तब बैरन बताता है, माँ की मौत के बाद मैं अपनी पुरानी पोस्ट ऑफिस वाली नौकरी वापस पाना चाहता था, मगर मार्मालेड ने इसका विरोध किया और एक खुशखबरी दी कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन साथ ही कहा कि अब हमें चोरी को अंजाम देना ही होगा, ताकि हम अपने आने वाले बच्चे को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। उसके बाद दोनों अपनी सफलता के लिए एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। बैरन भावुक होकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ बैंक के अंदर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और बाहर कार में ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। मार्मालेड बिना देर किए अपना ऑल पिंक सिग्नेचर आउटफिट पहन लेती है। दोनों चोरी के लिए तैयार होकर बैंक के सामने पहुंच जाते हैं और मास्क पहनने लगते हैं। लेकिन बैरन की घबराहट बढ़ने लगती है तो मार्मालेड उसे समझाती है और मास्क पहनकर अकेली ही बैंक के अंदर चली जाती है, जबकि बैरन ड्राइवर सीट पर बैठकर भागने के लिए तैयार रहता है। कुछ ही पलों में मार्मालेड लूट पूरी करके दौड़ती हुई बाहर आती है और दोनों तेजी से अपने सीक्रेट केबिन की ओर भाग निकलते हैं। केबिन पहुंचते ही मार्मालेड खुशी से झूम उठती है और कमरे में सारे पैसे हवा में उछालकर जश्न मनाने लगती है। लेकिन बैरन का मन बेचैन हो जाता है। वह मार्मालेड से कहता है कि इतना ज्यादा पैसा हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है, और पूछ बैठता है, तुम्हें बैंकों और चोरी के बारे में इतना सब कुछ आखिर पता कैसे? थोड़ी झिझक के बाद मार्मालेड सच बता देती है, मैं पहले भी कई बैंक लूट चुकी हूं, लेकिन उन सब में कभी इतने पैसे नहीं मिले। तुम्हें मिलने से पहले मैंने तय कर लिया था कि अब चोरी छोड़ दूंगी, मगर फिर तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैंने बस एक आखिरी चोरी करने का फैसला किया। यह सुनकर बैरन अंदर से टूट जाता है और मायूस होकर दूसरे कमरे में चला जाता है। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रहती है। मार्मालेड उसे समझाती है, अब हम अकेले नहीं हैं, अब हम दुनिया के खिलाफ 3 लोग हैं, जिसमें हमारा आने वाला बच्चा भी शामिल है। तो आखिरकार बैरन भी मान जाता है। थोड़ी देर बाद मार्मालेड बैरन से कहती है, कार से मास्क ले आओ ताकि हम उन्हें जलाकर सबूत मिटा सकें। लेकिन मास्क निकालते समय बैरन को कार में अपनी माँ की दवाइयों की एक बोतल छिपी हुई मिल जाती है। वह सन्न रह जाता है और गुस्से में गन लेकर मार्मालेड के सामने पहुंच जाता है और पूछता है, तुमने दवाइयाँ क्यों छिपा रखी थी? मार्मालेड भी हैरान रह जाती है और गिड़गिड़ाते हुए सफाई देने लगती है, मैंने ये पिल्स इमरजेंसी के लिए रखी थी और बाद में गलती से कार में ही भूल गई। लेकिन बैरन का दिल मानने को तैयार नहीं होता। उसी समय केबिन के बाहर पुलिस पहुंच जाती है और तेज आवाज में चेतावनी देती है, तुरंत सरेंडर करो वरना हम जबरदस्ती अंदर घुस आएंगे। बैरन सहमा हुआ कहता है, चलो हम सरेंडर करके माफी मांग लेते हैं। लेकिन मार्मालेड नहीं मानती। वह कहती है कि हम आधा आधा पैसा बांट लेते हैं और अगले दिन दोपहर 3:30 बजे अपनी फेवरेट जगह पर मिलेंगे। बैरन भारी मन से मान जाता है। जाने से पहले मार्मालेड बैरन से फिर से प्यार का इजहार करती है, मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार किया है। फिर वह आधा पैसा लेकर वहां से भाग निकलती है, जबकि बैरन वहीं रुककर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। और यही मूवी की शुरुआत वाला वह पल था जब बैरन को जेल लाया गया था। पूरी कहानी सुनने के बाद अब ऑटिस बैरन को जेल से भगाने में मदद करने का भरोसा देता है और मार्मालेड से मिलने की जगह पूछता है। लेकिन बैरन कहता है कि वह जगह सीक्रेट है, पर वह ऑटिस को $2.5 लाख देने का वादा करता है। अगले दिन एक गार्ड ऑटिस को सेल से बाहर निकालता है और किसी काम से लॉन्ड्री रूम में भेज दिया जाता है। ऑटिस वहां से एक लॉन्ड्री कर्मचारी का भेस लेकर वापस सेल के सामने आता है और बैरन को तौलियों और बेडशीट्स से भरी एक लॉन्ड्री बास्केट में छिपा देता है और धीरे धीरे उसे लेकर मेन गेट तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां के गार्ड को ऑटिस के इस प्लान के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वह उसे कैदी समझकर रोकने की कोशिश करता है। ऑटिस फटाफट बैरन को भागने के लिए एक कार की चाबी थमा देता है और लॉन्ड्री बास्केट को बाहर की ओर जोर से धकेल देता है। लेकिन ऑटिस खुद बाहर निकल पाता उससे पहले ही गार्ड उसे पकड़ लेता है। जब तक बाकी FBI एजेंट आकर ऑटिस को छुड़ाते हैं, तब तक बैरन पूरी तरह फरार हो चुका होता है।
ऑटिस बिना देर लगाए अपनी टीम के साथ दूसरी गाड़ी में बैठकर बैरन का पीछा करना शुरू कर देता है। बैरन सबसे पहले एक फूलों की दुकान पर रुककर वहां से कुछ फूल खरीदता है। फिर वह आगे बढ़ते हुए एक कब्रिस्तान में रुकता है और उन फूलों को अपनी माँ की कब्र पर रख देता है। फिर वहां से निकलकर बैरन सीधे एक आइसक्रीम शॉप पहुंचता है। अभी भी बैरन और मार्मालेड की 3:30 बजे होने वाली मीटिंग में लगभग 15 मिनट बाकी होते हैं। थोड़ी देर में बैरन अपनी कार लेकर वहां से भी निकल जाता है। ऑटिस और उसकी टीम फिर से उसके पीछे लग जाती है, लेकिन थोड़ी आसपास घूमने के बाद बैरन की कार वापस आइसक्रीम शॉप के सामने आकर रुक जाती है। ये देखते ही ऑटिस और FBI की टीम हथियार लेकर कार को घेर लेती है, लेकिन कार के अंदर ना बैरन होता है और ना ही मार्मालेड। वहां सिर्फ आइसक्रीम शॉप का एक कर्मचारी होता है, जिसे बैरन ने चालाकी से अपनी कार रखने दे दिया होता है और खुद चुपचाप मौका पाकर आइसक्रीम शॉप के सामने खड़ी एक पीली कार लेकर वहां से फरार हो चुका होता है। यह समझते ही ऑटिस तुरंत ऑल आउट सर्च का आदेश जारी कर देता है, ताकि बैरन और मार्मालेड को किसी भी चेक पॉइंट से शहर से बाहर निकलने से रोका जा सके। इधर बैरन अब जंगल के बीच बने अपने सीक्रेट केबिन में पहुंच जाता है और वहां चिमनी के अंदर छुपाकर रखा हुआ पैसों से भरा बैग निकालता है। उसी बैग के साथ कुछ न्यूज़पेपर कटिंग भी होती हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि बैरन को शुरू से ही मालूम था कि ऑटिस एक अंडरकवर एजेंट है। उधर ऑटिस उस कब्र पर पहुंचता है जहां बैरन फूल रखकर गया था। वहां उसे पता चलता है कि वह कब्र बैरन की माँ ईदा की है ही नहीं। वहां उसे सिर्फ एक अचार का जार मिलता है जिस पर मामा लिखा होता है, ठीक वैसे ही जैसे बैरन के पैर में वह टैटू बना हुआ था। धीरे धीरे ऑटिस के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। वह तुरंत बैंक CCTV की तस्वीरें मंगवाता है। उन्हें देखकर उसे सच्चाई समझ आ जाती है कि बैरन उतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना FBI उसे समझ रही है। तस्वीरों में बैंक लूटने वाली लड़की के पैर पर वही टैटू नजर आता है जो जेल में ऑटिस ने बैरन के पैर पर देखा था, और यही खुलासा होता है कि असल में मार्मालेड नाम की कोई लड़की है ही नहीं, बल्कि सारी चोरियां खुद बैरन ने ही लड़की का भेष बनाकर की है। इधर बैरन अब अपने बाल काट लेता है और एक लड़की का भेष बनाकर पुलिस चेक पॉइंट को आसानी से पार करके शहर के बाहर निकल जाता है। फिर वह एक फार्मेसी में जाकर अपना नाम मिस्टर लामराम बताता है और उन चुराए हुए पैसों से ही एडा लामराम के नाम पर पहले से बुक किया हुआ अपना प्लियोनेक्सिया दवा का एक बड़ा ऑर्डर उठाता है। अब यह भी सामने आ जाता है कि मार्मालेड असल में कोई नाम भी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ बैरन की माँ के नाम को उल्टा करके बनाया हुआ एक शब्द है। इस बीच ऑटिस और उसकी टीम अब बैरन की जेल वाली फ़ोन कॉल के पते को ट्रैक करते हुए एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी तक पहुंच जाती है, जहां उनकी मुलाकात कंपनी के CEO डॉन फ्रैंकल से होती है। वह उन्हें बताता है कि कल बैंक से चोरी हुआ सारा पैसा असल में उसी का था। साथ ही ऑटिस को पता चलता है कि कंपनी का नाम भी बैरन फार्मास्यूटिकल है और यही कंपनी प्लियोनेक्सिया नाम की वह दवा बनाती है जिसका जिक्र बैरन ने अपनी कहानी में अपनी माँ की महंगी दवाई के नाम से किया था। ऑटिस को शक होता है कि बैरन ने शायद अपना नाम तक झूठा बताया है। तभी उसे एहसास होता है कि डॉन फ्रैंकल ही वही आदमी है जिसका जिक्र बैरन ने मार्मालेड के अब्यूसिव फॉस्टर फादर के तौर पर किया था। ऑटिस डॉन से पूछता है, क्या आप अब भी बच्चों को फॉस्टर करते हैं? और जैसे ही डॉन हामी भरता है, ऑटिस तुरंत अपनी टीम को उन केजेस की जांच के लिए भेज देता है जिनका जिक्र बैरन ने अपनी कहानी में किया था। कुछ ही देर में FBI को वहां सच में बच्चों के पिंजरे मिल जाते हैं। वहीं उन्हें फिर से मामा लिखा हुआ बैरन का वही अचार का जार भी मिल जाता है। अब ऑटिस पूरी तरह समझ जाता है कि बैरन सब कुछ सोच समझकर उन्हें यहां तक लेकर आया है। बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार का पूरा सच सामने आ जाता है और डॉन फ्रैंकल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर अब ऑटिस बैरन की कहानी से पूरी तरह थक चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि बैरन की कहानी का कौन सा हिस्सा सच है और कौन सा झूठ। तभी ऑटिस को अपनी गाड़ी की विंडो में एक मून पाई रखा हुआ मिलता है। उसे एहसास होता है कि बैरन शायद आसपास ही है। वह सामने वाली उसी फार्मेसी में जाता है जहां बैरन गया था। वहां पूछताछ करने पर फार्मासिस्ट बताता है कि बैरन कुछ ही देर पहले पूरा का पूरा प्लियोनेक्सिया दवा का स्टॉक खरीद कर ले गया है और कहकर निकला है कि वह टिकट लेने जा रहा है। ऑटिस तुरंत पास के ही एक ट्रैवल एजेंट के पास पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि बैरन उसके लिए एक लिफाफा छोड़ गया है। लिफाफे में ऑटिस को बैरन का एक नोट मिलता है, जिसमें बैरन ने ऑटिस को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सुझाव दिया होता है और लिखा होता है, मैं अपनी माँ का ख्याल रख रहा हूँ, उम्मीद है आप भी वही करोगे। साथ ही ऑटिस को पता चलता है कि बैरन ने उसके नाम जमैका के लिए फर्स्ट क्लास टिकट भी खरीद दिए हैं ताकि वह अपनी माँ से मिल सके।
ये सब देखकर ऑटिस भी भावुक हो जाता है। अगले दिन बैरन एक नर्सिंग होम पहुंचता है। वहां नर्स से बातचीत में पता चलता है कि बैरन वहीं काम करता है। फिर वह अलग अलग कमरों के बाहर जाकर मरीजों के लिए फ्री दवाइयां रखता है। आखिर में वह अपनी माँ एडा के कमरे तक पहुंचता है और उनके दवा के डब्बे को भी दवाइयों से भर देता है। फिर वह अंदर जाकर अपनी माँ से मिलता है, जो अब भी जिंदा होती है। वह उन्हें उनकी फेवरेट मून पाई देता है और दोनों माँ बेटा खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सुकून के पल बिताते हैं। इस तरह बैरन अपना खुद का सिस्टम बनाकर न सिर्फ बैरन फार्मास्यूटिकल्स के काले सच को दुनिया के सामने उजागर करता है, बल्कि उस लालची कंपनी को सबक सिखाने में भी कामयाब हो जाता है, क्योंकि वह कंपनी उसकी माँ और उनके जैसे हजारों मजबूर लोगों की बीमारी से मुनाफा कमा रही थी। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।